हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। और हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग, लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। सदियों से हमारी भाषाएं एक दूसरे से सीखते हुए खुद को परिष्कृत करते रही है, एक दूसरे का विकास कर रही है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल है, और इस बात का हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि दुनिया की इतनी बड़ी विरासत हमारे पास है। उसी प्रकार से जितने पुराने धर्मशास्त्र हैं, उसकी अभिव्यक्ति भी हमारी संस्कृत भाषा में है। भारत के लोग करीब 121, यानी हमें गर्व होगा, 121 प्रकार की मातृभाषाओं से जुड़े हुए हैं। और इनमें 14 भाषाएं तो ऐसी हैं जो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। यानी जितनी कई यूरोपियन देशों की कुल जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ अलग अलग 14 भाषाओं से जुड़े हुए हैं। साल 2019 में हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे क्रमांक पर थी। इस बात का भी हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा समाज की संस्कृति और विरासत को भी सहेजने का काम करती है। अपनी भाषा की विरासत को सहेजने का ऐसा ही काम सूरीनाम में सुरजन परोही जी कर रहे हैं। इस महीने की 2 तारीख को वो 84 वर्ष के हुए हैं। उनके पूर्वज भी बरसों पहले हजारों श्रमिकों के साथ रोजी रोटी के लिए सूरीनाम गए थे। सुरजन परोही जी हिंदी में बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। वहां के राष्ट्रीय कवियों में उनका नाम लिया जाता है। यानी आज भी उनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। उनके कार्यों में हिंदुस्तानी मिट्टी की महक है। सूरीनाम के लोगों ने सुरजन परोही जी के नाम पर एक संग्रहालय भी बनाया है। मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि साल 2015 में मुझे उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला था। साथियों, आज के दिन यानी 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस भी है। सर्व मराठी बंधू भगिनींना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये दिन मराठी कविराज विष्णु वामन शिरवाडकर जी, श्रीमान कुसुमाग्रज जी को समर्पित है। आज ही कुसुमाग्रज जी की जन्म जयंती भी है। कुसुमाग्रज जी ने मराठी में कविताएं लिखी, अनेकों नाटक लिखे, मराठी साहित्य को नई ऊंचाई दी। साथियों, हमारे यहाँ भाषा की अपनी खूबियां हैं। मातृभाषा का अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को समझते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाए, इसका प्रयास हो रहा है। आजादी के अमृतकाल में इस प्रयासों को हम सब ने मिलकर के बहुत गति देनी चाहिए। ये स्वाभिमान का काम है। मैं चाहूंगा
आप जो भी मातृभाषा बोलते हैं उसकी खूबियों के बारे में अवश्य जानें और कुछ न कुछ लिखें। साथियों, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात मेरे मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा जी से हुई थी। ये मुलाकात दिलचस्प तो थी ही, लेकिन बहुत भावुक थी। हम बहुत अच्छे मित्र रहे तो खुल करके काफी बातें भी कर लेते हैं। जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो ओडिंगा जी ने अपनी बिटिया के बारे में बताया। उनकी बेटी रोजमेरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इस वजह से उन्हें अपनी बिटिया की सर्जरी करानी पड़ी थी। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि रोजमेरी की आंखों की रोशनी करीब करीब चली गई, दिखाई देना ही बंद हो गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी का क्या हाल हुआ होगा, और एक पिता की स्थिति का भी हम अंदाज लगा सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। उन्होंने दुनिया भर के अस्पतालों में, कोई भी दुनिया का बड़ा देश ऐसा नहीं होगा कि जहां उन्होंने बेटी के इलाज के लिए भरपूर कोशिश न की हो। दुनिया के बड़े बड़े देश छान मारे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और एक प्रकार से सारी आशाएं छोड़ दी। पूरे घर में एक निराशा का वातावरण बन गया। इतने में किसी ने उनको भारत में आयुर्वेद के इलाज के लिए आने के लिए सुझाव दिया। अब वो बहुत कुछ कर चुके थे, थक भी चुके थे, फिर भी उनको लगा कि चलो भाई एक बार ट्राई करें क्या होता है। वे भारत आए, केरला के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू किया। काफी समय बेटी यहाँ रही। आयुर्वेद के इस इलाज का असर ये हुआ कि रोजमेरी की आंखों की रोशनी काफी हद तक वापस लौट आई। आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक नया जीवन मिल गया। और रोशनी तो रोजमेरी के जीवन में आई, लेकिन पूरे परिवार में एक नई रोशनी, नई जिंदगी आ गई। और ओडिंगा जी इतने भावुक होकर के बात मुझे बता रहे थे कि उनकी इच्छा है कि भारत के जो आयुर्वेद का ज्ञान है, विज्ञान है, वो केन्या में ले जाएं। जिस प्रकार के प्लांट्स इसमें काम आते हैं, उन प्लांट की खेती करेंगे और इसका लाभ अधिक लोगों को मिले, इसके लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी धरती और परंपरा से किसी के जीवन से इतना बड़ा कष्ट दूर हुआ। और ये सुनकर के आपको भी खुशी होगी। कौन भारतवासी होगा जिसको इसका गर्व न हो। हम सभी जानते हैं कि ओडिंगा जी ही नहीं, बल्कि दुनिया के लाखों लोग आयुर्वेद से ऐसे ही लाभ उठा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक है। जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है, वो आयुर्वेद का जिक्र जरूर करते हैं। उन्हें भारत के कई आयुर्वेदिक संस्थाओं की जानकारी भी है। साथियों, पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है। आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले कुछ समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं। इसी महीने की शुरुआत में आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू हुआ था। इस चैलेंज का लक्ष्य इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सपोर्ट करना है। इस क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे इस चैलेंज में जरूर हिस्सा लें। साथियों, एक बार जब लोग मिलकर के कुछ करने की ठान ले तो वो अद्भुत चीजें कर जाते हैं। समाज में कई ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिनमें जन भागीदारी